हेलो एवरीवन, मैं हूँ आपका होस्ट करण सैनी और आप देख रहे हैं माई मिक्स इंडिया यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रोजेक्ट स्कोप के बारे में कि प्रोजेक्ट स्कोप क्या होता है और किस तरीके से हम लोग अपने, जैसे हमने पिछली वीडियो में बात करी थी प्रोजेक्ट डिज़ाइनिंग के बारे में कि किस तरीके से किसी प्रोजेक्ट को डिज़ाइन करते हैं, उसी का एक पार्ट होता है प्रोजेक्ट स्कोप। प्रोजेक्ट स्कोप बेसिकली हमारे पूरे प्रोजेक्ट की आउटलाइन को, उसके प्रोग्रेस को और एक तरीके से एक ओवरव्यू देता है कि हमारा प्रोजेक्ट किस बारे में। हमारी जो स्टेक होल्डर्स होते हैं, स्टेक होल्डर्स उनको कहते हैं जो कि प्रोजेक्ट के अंदर इन्वॉल्वमेंट रखते हैं। वो प्रोजेक्ट मैनेजर हो सकता है, वो डेवलपर हो सकता है, वो क्लाइंट हो सकता है और कोई एनी अदर पर्सन जो कि इस प्रोजेक्ट के अंदर स्टेक ले रखा है या फिर कह सकते हैं कि उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट है उसकी। तो इसकी वजह से, प्रोजेक्ट स्कोप की वजह से उन्हें पता चलता है कि हम लोग किसी प्रोजेक्ट को कैसे बना सकते हैं और उस प्रोजेक्ट को कैसे ट्रैक कर सकते हैं। व्हाट इज़ द बेसिक आउटलाइन ऑफ द प्रोजेक्ट। तो आज हम लोग देखते हैं कि प्रोजेक्ट स्कोप के अंदर क्या क्या होता है। मैं अपना वो डॉक्यूमेंट ओपन करता हूँ, ये रहा। इस प्रोजेक्ट स्कोप के अंदर मैंने यहाँ पे एक रेफरेंस लिंक लिया है। मैं इसको ब्राउज़र में ओपन करता हूँ, दिस। तो हम इसको गो थ्रू करते हैं और इसके थ्रू हम समझते हैं कि प्रोजेक्ट स्कोप होता क्या है। मैंने एग्जांपल के तौर पे इसको पढ़ा है, तो इसके अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे हमें एक सैम्पल टेम्पलेट भी मिलेगा। तो सबसे पहले समझते हैं प्रोजेक्ट स्कोप क्या होता है। अ प्रोजेक्ट स्कोप स्टेटमेंट इज रिटन बाय अ प्रोजेक्ट मैनेजर टू पोस्ट द प्रोजेक्ट चार्टर एंड आउटलाइन द प्रोजेक्ट डिटेल्स। यानी कि बेसिकली एक प्रोजेक्ट मैनेजर या फिर कोई भी थर्ड पर्सन हु इज़ इन्वॉल्व, और कह सकते हैं अ सुपीरियर पर्सन, जो भी सुपीरियर पर्सन है जो कि इस प्रोजेक्ट के अंदर एक हायरार्की होती है कि जो टीम को लीड कर रहा है या जो प्रोजेक्ट बना रहा है, वो एक आउटलाइन ड्रॉ करता है, एक प्रोजेक्ट स्कोप बनाता है। उस प्रोजेक्ट स्कोप डॉक्यूमेंट के थ्रू में पता चलता है कि क्या उसकी एक्सपेक्टेशंस हैं इस प्रोजेक्ट को लेके, क्या क्या उसके अंदर है हमारे पास और कैसे हम उसको ओवरऑल प्रोसेस करेंगे। तो बेसिक प्रोजेक्ट स्कोप स्टेटमेंट टेम्पलेट के अंदर क्या क्या होता है, जैसे कि द स्कोप स्टेटमेंट कैन बी यूज एज अ रेफरेंस डॉक्यूमेंट टू बी मॉनिटर द प्रोजेक्ट प्रोग्रेस। यानी कि एक रेफरेंस डॉक्यूमेंट लेते हैं जिसको हम बार बार चेक करते हैं प्रोजेक्ट के दौरान। यानी कि जब हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है बनना, फ्रॉम डे वन से लेके मिड डेज के अंदर या फिर एक मॉड्यूल के कंप्लीट होने तक हम लोग बीच बीच में देखते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट की क्या प्रोग्रेस है। वो हम लोग एक ओवरऑल समरी लेने के लिए हम लोग किसी प्रोजेक्ट स्कोप के डॉक्यूमेंट को देखते हैं। तो जो प्रोजेक्ट स्कोप के डॉक्यूमेंट होते हैं, हम लोग इसको एक स्पेशल एक मॉड्यूल के लिए भी डिज़ाइन कर सकते हैं। यानी कि जैसे मैंने बताया था कि डिज़ाइनिंग के तौर पे हमारे पास इंटरनल एक्सटर्नल बहुत सारी चीज़ें आती हैं, मॉड्यूलर बेस्ड डिज़ाइन आते हैं, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो प्रोजेक्ट स्कोप को आप एक मॉड्यूल के लिए भी यूज़ कर सकते हो और प्रोजेक्ट स्कोप को आप यूज़ कर सकते हो एज अ होल प्रोजेक्ट के लिए भी। तो इन बिटवीन हम लोग बीच बीच में प्रोजेक्ट स्कोप के स्टेटमेंट को देखते रहते हैं ताकि हमें पता चलता रहे कि हाँ, हम लोग को ये अचीव करना है और ये इस तरीके से जा रहा है। उसके बाद आता है प्रोजेक्ट स्कोप, नेक्स्ट पॉइंट में हम देखते हैं, इसमें लिखा है hence a successful project scope statement must be clear and concise, प्रोवाइडिंग स्पेसिफिक एंड एग्जैक्ट डिटेल्स। यानी कि हमारी जो प्रोजेक्ट स्कोप स्टेटमेंट है वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, उसके अंदर कोई भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए, पॉइंट टू पॉइंट बात है। और इतनी क्लियर होनी चाहिए कि वन टाइम हम लोग उसको पढ़ें तो हमें समझ में आ जाए कि हमारा ये मेन गोल है। प्रोजेक्ट स्कोप की मे लीड टू द प्रोजेक्ट फेलियर। अगर प्रोजेक्ट स्कोप के अंदर हम लोग कोई छेड़खानी करते हैं तो वो हो सकता है कि प्रोजेक्ट के फेलियर को, यानी कि हमारा प्रोजेक्ट फेल हो जाए या किसी प्रोसेस के अंदर कोई बर्डन या फिर कोई दिक्कत आ जाए, तो उसको लीड कर सकता है अगर हम कोई भी छेड़खानी करते हैं प्रोजेक्ट स्कोप के अंदर। तो इसलिए इसको थोड़ा ध्यान से और थोड़ा साफ बनाने की ज़रूरत होती है। साफ इन द सेंस कि पॉइंट टू पॉइंट बातें हो, थोड़ा घुमा के ना हो कि हमारा प्रोजेक्ट उसकी वजह से थोड़ा लंबा खिंच जाए और टाइम ज़्यादा लगे। तो इस वजह से हम लोग प्रोजेक्ट स्कोप को थोड़ा ईजी और क्लियर बनाते हैं। प्रोजेक्ट स्कोप स्टेटमेंट सर्व्स अ फॉर्मल डॉक्यूमेंट फॉर द एक्सपेक्टेड प्रोजेक्ट स्कोप। यानी कि प्रोजेक्ट स्टेटमेंट के अंदर हम लोग फॉर्मल डॉक्यूमेंट यानी कि फॉर्मल लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। फॉर्मल लैंग्वेज आप कह सकते हैं कि एक स्टैंडर्ड एक रूल्स होते हैं कि हम लोग डेफिनेशन, जस्टिफिकेशंस, डिक्लेरेशन, ये सारी चीज़ें हम लोग यूज़ करते हैं। यानी कि जस्टिफाई करना हमारे प्रोजेक्ट को, उसके बारे में उसके डिस्क्रिप्शन देना, उसके बारे में कुछ स्टैंडर्ड्स
कुछ रूल्स होते हैं, उसी को फॉलो करते हैं, तो उसी को हम लोग फॉर्मल डॉक्यूमेंट कहते हैं, जो कि हर कंपनी में कह सकते हैं कि इंडस्ट्रीज़ में, ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर डिफरेंट डिफरेंट जगह पे ये यूज़ होता है। इनफॉर्मल इसका अपोजिट हो जाएगा कि लाइक हम लोग को किसी चीज़ का मन किया कि चलो कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं, और उसके अंदर हमने बस थोड़ी सी ड्राइंग और डिज़ाइनिंग करी, और उसको हमने एक स्कोप में एक डिज़ाइन के तौर पे हमने डॉक्यूमेंट रेडी करके और अपना जो कहते हैं कि प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट कर दिया। तो वो इनफॉर्मल कह सकते हैं, मतलब कैजुअल हो सकती है, बट मोस्टली फॉर्मल की प्रैक्टिस करना एक स्टैंडर्ड को फॉलो करना होता है। तो इसलिए हम लोग फॉर्मल डॉक्यूमेंट यानी कि फॉर्मल लैंग्वेज का यूज़ करते हैं बेसिकली। उसके बाद हम लोग नीचे आते हैं मेन थिंग। हाँ, हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि इसमें क्या क्या होता है। उससे पहले नीचे स्कोप्स के अंदर हम देख लेते हैं की एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं हमारे पास। और प्रोजेक्ट का जस्टिफिकेशन, प्रोजेक्ट के बारे में बताना, यानी कि प्रोजेक्ट स्कोप स्टेटमेंट हेल्प्स टू डिफाइन एंड जस्टिफाई व्हाई द प्रोजेक्ट हैज़ बीन इनिशिएटेड एंड व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द प्रोजेक्ट बीइंग अंडरटेकन। यानी कि हमारा प्रोजेक्ट क्यों स्टार्ट हुआ है और क्यों, उसका पर्पस, मतलब उसका पर्पस क्या है, क्या उस क्या उद्देश्य है, और क्यों हमने उसे स्टार्ट किया है। तो ये सारी चीज़ें आती हैं हमारे इसके अंदर। उसके बाद प्रोजेक्ट का डिस्क्रिप्शन, और उसके बारे में बताना कि क्या क्या गोल्स हो सकते हैं, उनके बारे में क्लियर करना क्या हमारा एम है। प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव के बारे में बताना, एवरी प्रोजेक्ट एम टू अचीव अ सर्टेन रिजल्ट, यानी कि अगर हमारे पास एक तो मेन टारगेट होता है और उसमें कोई छोटे छोटे टारगेट्स होते हैं जिनको अचीव करके हमारा मेन टारगेट कंप्लीट होता है। तो ऑब्जेक्टिव के अंदर हम लोग स्पेसिफाई करते हैं हर चीज़ को कि हर चीज़ के थ्रू हम लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं आउटपुट। और उसके बाद हाई लेवल रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं हमारे प्रोजेक्ट में, क्या हाई लेवल रिक्वायरमेंट्स होंगी, क्या लो लेवल रिक्वायरमेंट्स होंगी। ज़्यादातर हम लोग हाई लेवल रिक्वायरमेंट्स को रखते हैं ताकि प्रोजेक्ट स्कोप में हमें पता चले कि मेजरली हम लोग किस चीज़ पे काम कर रहे हैं। उसके बाद इन स्कोप के अंदर हम लोग देखते हैं कि दिस फील्ड डिफाइंस द एक्टिविटी दैट आर इन स्कोप फॉर द प्रोजेक्ट, यानी कि वो एक्टिविटी जो कि इसके स्कोप में होंगी सिर्फ उन्हीं को कंसिडर करेंगे हम लोग। ऑल एक्टिविटीज़ दैट फॉल्स विद इन द प्रोजेक्ट बाउंड्रीज आर कंसिडर्ड इन स्कोप। जो भी प्रोजेक्ट की बाउंड्री, यानी कि एक प्रोजेक्ट का दायरा हम लोग बनाते हैं, यानी कि कह सकते हैं कि सपोज़ करिए मैं किसी वेब डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, और अगर मैं क्या कहते हैं एम्बेडेड सिस्टम का यूज़ करने लगूँ, तो वो आउट ऑफ द बाउंड, यानी कि प्रोजेक्ट वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड नहीं होगा। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि बाउंड्रीज, और कह सकते हैं कि इन स्कोप हम लोग ज़रूर लिखते हैं ताकि ये आउट ऑफ द चीज़ कोई ना जाए, मतलब आउट ऑफ द बॉक्स ना जाए, हमारे प्रोजेक्ट से अलग कोई चीज़ ना जाए। वैसे तो एग्जांपल गलत था, लेकिन आप समझ गए होंगे कि इस तरीके से हम लोग डिफरेंट चीज़ें यूज़ नहीं कर सकते। जो उसकी सिमिलर चीज़ें जो उसके अंदर यूज़ होती हैं स्कोप के अंदर, वही यूज़ करते हैं। उसके बाद आउट ऑफ स्कोप भी हम लोग कुछ चीज़ लेते हैं। आउट ऑफ स्कोप एक्टिविटीज़ आर क्लियरली आउटलाइन इन दिस फील्ड और सेट क्लियर एक्सपेक्टेशंस ऑफ द एरिया दैट आर आउट ऑफ द स्कोप ऑफ द प्रोजेक्ट। ये इसके बारे में और क्लियर होगा, अभी हम लोग एग्जांपल देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि आउट ऑफ द स्कोप इसमें क्या लिया गया, क्या होता है। कॉस्ट एस्टिमेट, यानी कि हम लोग कॉस्ट एस्टिमेट, जैसे कि हमने पहले डिज़ाइनिंग के टाइम पे भी बात करी थी, रिस्क मैनेजमेंट का, कॉस्ट मैनेजमेंट का, कॉस्ट कैसे मैनेज करते हैं, कॉस्ट कैसे एस्टिमेट करते हैं, तो वो सब एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है हमारे प्रोजेक्ट डिज़ाइनिंग के अंदर। तो उसके अंदर हम लोग बताते हैं कि किस तरीके से हमारा कितना टाइम लाइन ऑफ कोड लिखने पे जाएगा, कितना डेवलपर पे जाएगा, और कितना हम लोग अलग अलग फील्ड में इन्वेस्ट, मतलब कि अलग अलग प्रोडक्ट्स पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस तरीके से कॉस्ट एस्टिमेट हम लोग इसके अंदर भी करते हैं प्रोजेक्ट स्कोप के अंदर। देन वी विल आल्सो डू दैट। देन assumptions, deliverable and constant, these are going to be the terms like assumptions के बाद हम लोग देखते हैं कि लाइक टू डिफाइन प्रोजेक्ट स्कोप इट इज़ नेसेसरी लिस्ट डाउन ऑल द assumptions, यानी कि क्या क्या assumptions हो सकते हैं, क्या क्या हमारे पास लाइक हम सोचते हैं नहीं क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं उसके अंदर, और तो हम लोग वो सब भी नोट डाउन करते हैं ताकि हम लोग उनको बार बार चेक कर सकें, बार बार देख सकें कि हम लोग एक डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं या नहीं। क्या क्या चीज़ डिलीवरेबल, यानी क्या क्या चीज़ हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्या क्या चीज़ ठीक जा रही है हमारे पास हमने एक टास्क को कंप्लीट किया, क्या वो उस डायरेक्शन में जा रहा है या नहीं, और क्या क्या चीज़ हमारे पास आइटम्स रेडी होते जा रहे हैं। तो दीज आर द थिंग्स एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, फिर और भी ज़्यादा क्लियर होगा। हाँ, तो एग्जाम्पल है हमारे पास प्रोजेक्ट स्कोप के बारे में, लाइक टाइम शीट रिपोर्टिंग, एक टाइटल है इसका, टाइम शीट रिपोर्टिंग टूल है, हमें ये बनाना है। डेट उसका ये दिया हुआ है प्रोजेक्ट मैनेजर जिन्होंने ये डिस्क्रिप्शन लिखा होगा। उसके बाद है प्रोजेक्ट
Justification. The timesheet reporting tool will be the creation of a user-friendly web-based application. The application will automate the process of tracking the daily time entries made by employees. यानी कि आप प्रोजेक्ट जस्टिफिकेशन से समझ सकते हो कि वो क्या कहना चाहता है कि ये प्रोजेक्ट, ये डॉक्यूमेंट है किस बारे में। ये है टाइम शीट रिकॉर्डिंग टूल के बारे में, जो कि एक यूज़र फ्रेंडली वेब बेस्ड एप्लीकेशन होगा। और द एप्लीकेशन विल ऑटोमेट द प्रोसेस, और वो एप्लीकेशन क्या करेगी, ऑटोमेट करेगी प्रोसेस को फॉर ट्रैकिंग द डेली टाइम एंट्रीज मेड बाय एम्प्लॉय। यानी कि जो भी एम्प्लॉय डेली बेसिस पे अपना टाइम, या फिर कह सकते हैं हम लोग अटेंडेंस लगाएंगे एक तरीके से, या फिर अपना जो भी प्रोसेस होता है डेली का कि आना, उसके बाद अपना रिपोर्ट करना, तो उसको ऑटोमेट करना। यानी कि ऑटोमेटिकली सबका श्रिंक होके एक डेटा कंबाइन होके एक मैनेजर को मिलेगा, या फिर कह सकते हैं कि इकट्ठा होगा डेटाबेस के अंदर। तो ये इसका जस्टिफिकेशन है इस टाइम शीट रिपोर्टिंग टूल का। उसके बाद प्रोजेक्ट स्कोप डिस्क्रिप्शन में हम लोग बताते हैं द टाइम शीट रिपोर्टिंग टूल विल बी यूज्ड एज अ ट्रैकिंग टूल टू रिव्यू द टाइम एंट्रीज बाय द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एम्प्लॉयज ग्लोबली। अभी टाइम, इसका जो स्कोप है, इसका स्कोप ऐसा है कि जनरल पर्पस एक हमारे पास प्रोडक्ट बन सकता है। यानी कि जो हम लोग प्रोजेक्ट बना रहे हैं वो एक जनरल पर्पस प्रोजेक्ट हो सकता है, जिसकी वजह से कोई भी एम्प्लॉई आईटी का, यानी कि कहीं भी यूज़ कर सकता है इसे ग्लोबली। हम लोग जैसे गूगल है, गूगल एक प्रोजेक्ट है किसका, हमारे पास कह सकते हैं गूगल कंपनी का, जो कि अंडर अल्फ़ाबेट के आती है। अल्फ़ाबेट पेरेंट कंपनी है गूगल की। तो गूगल एक सर्च इंजन है जो कि वर्ल्ड वाइड यूज़ कर सकते हैं। इट्स अ प्रोजेक्ट ऑफ गूगल, बट नाउ इट इज़ ओपन टू एवरीवन, लाइक इज़ अ पब्लिक डोमेन। तो पब्लिक डोमेन के अंदर वो फैसिलिटी हम लोग यूज़ कर सकते हैं गूगल के सर्च इंजन की। इस तरीके से इसमें भी स्कोप डिस्क्रिप्शन के अंदर ये बताया गया है कि ये एक ऐसा टूल है जिसके अंदर ट्रैकिंग हम लोग कर सकते हैं एम्प्लॉयज़ की, एम्प्लॉयज़ की जो डेली बेसिस की एंट्रीज होती हैं, और वो भी इंफॉर्मेशन आईटी के जितने एम्प्लॉयज़ हैं ग्लोबली। यानी कि ग्लोबली इन द सेंस कि हम लोग इसको इंटरनेट पे डाल देते हैं या फिर इसको वीपीएन के थ्रू एक्सेस करते हैं, तो जो भी एम्प्लॉयज़ जहाँ पे भी हैं वो वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं फ्रॉम डिफरेंट लोकेशंस। ये कुछ था प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन के बारे में। देन ऑब्जेक्टिव के बारे में, टू क्रिएट अ टूल टू ट्रैक द टाइम शीट एंट्रीज ऑफ ऑल द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एम्प्लॉयज़। यानी कि जस्ट लाइक सेम, तीनों में सेम बातें लिखी हैं, बट तीनों का मीनिंग थोड़ा डिफरेंट है। अगर आप प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव को देखते हैं सिर्फ, तब भी आप अंडरस्टैंड कर पाते हैं। यानी कि हर एक लाइन से हमें कुछ ना कुछ समझ में आता है कि हम लोग अगर सीधे ऑब्जेक्टिव बताते हैं किसी डेवलपर को, तो ही विल अंडरस्टैंड कि लाइक वो किस पे काम कर रहे हैं। मेन ऑब्जेक्टिव इज़ दैट टू क्रिएट अ टूल, हमें एक टूल बनाना है टू ट्रैक टाइम शीट एंट्रीज, जो कि टाइम शीट की एंट्रीज को ट्रैक करेगा फॉर ऑल द इंफॉर्मेशन एम्प्लॉयज़, जितने भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के एम्प्लॉयज़ हैं। उसके बाद हाई लेवल रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं, जैसे कि यूज़र एक्सेस फॉर द टूल ग्रांटेड। यानी कि आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर हाई लेवल रिक्वायरमेंट जैसे कि एम एक्सेस टू सपोर्ट टीम, रिपोर्ट जनरेशन एक्सेस टू प्रोजेक्ट मैनेजर, अनेबल यूज़र रिपोर्टली एक्सेस टू टूल्स लाइक स्टैंडर्ड टेम्पलेट फॉर ऑल द रिपोर्ट्स। यानी कि ये सारी हमारे पास हाई लेवल रिक्वायरमेंट्स होंगी जो हम एक्सपेक्ट करते हैं अपने इस टाइम शीट से, टाइम शीट ट्रैकिंग टूल्स, रिपोर्टिंग टूल्स। इन स्कोप में क्या होगा, मल्टी लेवल अप्रूवल ऑफ टाइम शीट टास्क एडिशंस टूल बाय एडमिन एक्सेस। यानी कि वो सारी इन स्कोप की चीज़ें हम लोग इसमें रखेंगे, जो कि दर्शाते हैं कि ये दायरा रहेगा हमारे एप्लीकेशन का, इससे बाहर नहीं जाएगा। एक्सेस बाय डेस्कटॉप, यानी डेस्कटॉप से ही एक्सेस होगी, वो मोबाइल से एक्सेस नहीं होगी, तो ये हमारे पास होगा। आउट ऑफ स्कोप में, जैसे कि यहाँ पे हमने देख लिया कि वो एक्स इन स्कोप जहाँ पे वो दायरा है, और आउट ऑफ स्कोप जिसके थ्रू लाइक जो भी लिमिटेड रहती हैं, जैसे कि चीज़ें हमने लिमिटेड रख रखी हैं कि इस लिमिट से ऊपर जाते ही वो चीज़ नहीं होगी। हम कह सकते हैं कि एक्सेस बाय मोबाइल एंड टेम्पलेट, यानी कि टेम्पलेट में एक्सेस और मोबाइल से एक्सेस नहीं होगा। तो आउट ऑफ स्कोप में ये सारी चीज़ें हम लोग रखते हैं। यू कैन सी कॉस्ट एस्टिमेशन, यानी कि कॉस्ट कितनी हो सकती है। अब जैसे कि सॉफ्टवेयर की, हार्डवेयर की, अदर चीज़ों की कॉस्ट हमने यहाँ पे एक्चुअल स्पेंड और कितना अजम्पशन है, कितना हमारे पास हम लेके चले बजट, वो सब हम लगा सकते हैं। तो कॉस्ट एस्टिमेशन हम लोग ऐसे कर सकते हैं इसमें। देन एजम्पशन के अंदर हमारे पास टाइम शीट विल बी अपडेटेड बाय यूजुअली, यानी कि हम लोग अज्यूम करके चलते हैं कि ये काम ऑब्वियसली होंगे, तो ये अजम्पशंस होते हैं, जबकि इनमें भी डिले हो सकता है, बट दीज आर कम अंडर द अजम्पशंस। सेम डिलीवरेबल्स, यानी कि सिंगल सिस्टम्स टू रीच रिकॉर्ड टाइम फॉर द
FTE and the contractors, run time sheet report, identify missing entries, यानी कि जितने भी डिलीवरेबल आइटम्स होंगे हमारे पास, जो भी फायर होंगी क्वेरीज, या कह सकते हैं कि हमारे पास जो एक्शंस लिए जाएंगे, हमारे जो टास्क होगा बेसिकली, वो सब क्या क्या चीज़ हो सकती है इसके अंदर, और क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं, वो हम लोग डिलीवरेबल आइटम्स के अंदर रख सकते हैं। कॉन्स्टेंट में अनप्लान लीव नॉट कैप्चर फ्रॉम दिस टाइम शीट, यानी कि जो जो चीज़ हम लोग एक तरीके से स्ट्रिक्ट रखते हैं, कॉन्स्टेंट यानी कि जिनको हम यूज़ नहीं कर सकते, स्ट्रिक्ट रखते हैं, या फिर ये फिक्स चीज़ें हैं, ये चीज़ें वैलिड नहीं हैं, या फिर यही चीज़ें वैलिड हैं हमारे प्रोजेक्ट के लिए, तो हम उनको कॉन्स्टेंट के अंदर डिफाइन करते हैं। जैसे कि आप पढ़ सकते हैं नीचे, द टाइम शीट व्यू एक्सेस फ्रॉम द टीम ओनली टू डायरेक्ट मैनेजर। इस तरीके से हम लोग अपने प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग इसको कर सकते हैं। तो ये था कुछ ये था कुछ हमारे पास प्रोजेक्ट स्कोप के बारे में। अगर आपको और भी चीज़ जाननी हो कि प्रोजेक्ट स्कोप क्या होता है, प्लीज़ कमेंट डाउन करें। और प्रोजेक्ट कैसे डिज़ाइन करते हैं उसके लिए मैंने पहले वीडियो बनाया, ये भी वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, अराउंड आई थिंक 15 to 16 मिनट के आसपास, बट इट विल बी हेल्पफुल। ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा प्रोजेक्ट डिज़ाइन करने में, एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट यूज़ करने में। इस एग्जांपल का लिंक और इस पोस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। सो देखते रहें, बने रहें माई मिक्स इंडिया यूट्यूब चैनल के साथ, और आगे भी और अच्छी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आने वाली हैं, तो उसके लिए प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल, एंड थैंक यू। जय हिंद।